कैसे हो दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है धातु निष्कर्षण मेटलर्जी। दोस्तों हम लास्ट वीडियो में अयस्क के सांद्रण की विधियां पढ़ रहे थे। मैंने आपको अयस्क के सांद्रण की एक तो पढ़ाई थी गुरुत्व पृथक्करण विधि, एक चुंबकीय पृथक्करण विधि और एक पढ़ाई थी आपको झाग प्लवन विधि, और हम निक्षालन पढ़ रहे थे। अयस्क के सांद्रण की चौथी विधि हम निक्षालन पढ़ रहे थे। और निक्षालन में दोस्तों आपको याद होगा मैं बॉक्साइट का निक्षालन आपको पढ़ा चुका था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको 3 विधियां बताई थी, एक बेयर विधि, एक हॉल विधि और एक सरपेग विधि। ठीक है। उसके बाद मैंने चांदी के अयस्कों का निक्षालन पढ़ाया था, जिसमें मैंने AgCl का निक्षालन और एक Ag2S अर्थात मैंने हॉर्न सिल्वर का और सिल्वर ग्लांस का निक्षालन आपको पढ़ाया था। अब हम पढ़ते हैं सोने का निक्षालन। ठीक है दोस्तों, तो हम वीडियो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब तक तो मैंने पिछली वीडियो की चर्चा की थी। चैप्टर को ढंग से पढ़ने के लिए वीडियो स्टार्ट से देखें, पहली वीडियो से ही देखें। अगर आज की वीडियो आपको दोस्तों पसंद आती है तो वीडियो पर लाइक और कमेंट दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है ज़रूर करें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सोने के निक्षालन से। ढंग से पढ़ते चलना। सोने का निक्षालन आपको करना क्या है, देखो इधर। बिल्कुल सोने का निक्षालन जो है वो सिल्वर ग्लांस के निक्षालन से मैच करता है, जिसको मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। आपको करना क्या है, सोना धातु लेनी है। लड़का सोचता है कि आप पढ़ा रहे हो साहब अयस्कों का सांद्रण। हाँ तो साहब सोने का अयस्क लो ना। तो आपको एक बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सोना Au और Pt ऐसी धातु हैं जो पृथ्वी पर मुक्त अवस्था में मिलती हैं, ये यौगिक नहीं बनाती। तो सोना धरती से डायरेक्ट निकलता है, पर इसमें अशुद्धियाँ तो होती हैं, और सांद्रण का उद्देश्य होता है अशुद्धियों को दूर करना। तो सोना धातु का अपन सांद्रण कर रहे हैं, ये मिट्टी से निकली है, और सांद्रण के लिए कौन सी विधि काम में ले रहे हैं, निक्षालन। तो सोने धातु को जो अशुद्ध है, जिसमें मिट्टी रेत आदि कंकड़ आदि की अशुद्धि है, आपको करना क्या है, इस सोने धातु को बिल्कुल सिल्वर ग्लांस की तरह NaCN के जलीय विलयन में डालना है, और इस विलयन में ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करनी है। सिल्वर ग्लांस के साथ भी हमने यही किया था। सिल्वर ग्लांस को भी हमने NaCN के जलीय विलयन में डाला था और ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की थी, पर वहाँ जल को नहीं लिखा था अपन ने। तो यहाँ पर भी सोने का बिल्कुल सिल्वर ग्लांस के समान यहाँ सोने का कोलाइडी विलयन बनेगा, सोने का संकुल लवण बनेगा। वो बिल्कुल चांदी की तरह होगा। तो एक संकुल लवण बनेगा NaAuCN का होल ट्वाइस, जिस प्रकार चांदी का बनता था। और साथ में दोस्तों जब ये संकुल लवण बन गया, साथ में एक चीज़ और बन जाएगी आपके पास NaOH। ठीक है, तो ये दोनों बन जाएंगे। क्लियर, बैलेंस कर लो। इधर ऐसा करो, यहाँ 8 लगाओ, इस अंक को याद कर लेना, इसके आगे 4 और यहाँ 8। जब यह 8 है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब इसको बैलेंस करते हैं। Au 4 है, तो यहाँ पर हमें दोस्तों Au जब 4 है तो यहाँ 4 लगाना पड़ेगा। ठीक है, Au 4 है तो बैलेंस करने के लिए कितना लगाना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा। और गलती मुझ पे ये हो गई है कि यहाँ केवल Na आएगा, NaAgCN का होल ट्वाइस, AuCN का होल ट्वाइस। इस तरह से रिएक्शन होगी। 4 ये हो गए और 4 ये हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएगी अब आराम से। तो Na अब 8 हो गए, Au 4 हो गए। अच्छा, Cn 8 है, Cn 8 हो चुके हैं, 4 दूनी 8। और अब सब कुछ बैलेंस लग रहा है। हाइड्रोजन देख लेते हैं एक बार। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो यहाँ 2 लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ भी 2 लगा देता हूँ। तो कुल मिलाकर के आपको याद रखना है कि सोने को जब हम NaCN के जलीय विलयन में डालते हैं और ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं, तो एक संकुल यौगिक बनता है किसका, सोने का। आगे बिल्कुल वही
अशुद्धियां जो हैं वो अविलेय रह जाती हैं, जिन्हें छान करके पृथक कर लेते हैं। और इस सोने के संकुल यौगिक वाले विलयन में हम जिंक धातु डालते हैं। आपको बिल्कुल उसी तरह से याद रखना है, जिंक धातु डालते हैं। तो जिंक धातु क्या करती है, इस Au को प्रतिस्थापित कर देती है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे अपन ने चांदी के अयस्कों में पढ़ा है। तो जब जिंक धातु इसको प्रतिस्थापित करेगी तो संकुल यौगिक बनेगा Na2Zn का होल 4 और संग में सोना धातु क्या हो जाएगी, प्रतिस्थापित। रिएक्शन को बैलेंस कर लो, इधर Na2 है तो यहाँ 2 लगा दो, ठीक है। Zn 1 है, अब आप देख सकते हो Au 2 हो गए तो 2 Au प्रतिस्थापित होकर के यहाँ पर अब अवक्षेपित हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे आपको करना क्या है। सोने धातु का निक्षालन कैसे होगा, सिंपल याद रखें। NaCN के जलीय विलयन में सोना धातु डाल करके ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे सोने का संकुल यौगिक बनता है। अशुद्धियाँ अविलेय रह जाती हैं, जिन्हें छानकर पृथक कर लेते हैं, ठीक है। आगे लिख देना, इस विलयन में जिंक धातु डालने पर सोने के संकुल लवण से Au धातु प्रतिस्थापित होकर के अवक्षेपित हो जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं कंप्लीट इसी तरह से। हम लिखेंगे सोना धातु को किस में डालकर, NaCN के जलीय विलयन में डालकर, NaCN के जलीय विलयन में डालकर ऑक्सीजन O2 गैस प्रवाहित करते हैं। O2 गैस प्रवाहित करने पर सोने का संकुल लवण बनता है, जो जल में घुलनशील होता है ना। सोने का संकुल लवण बनता है, बिल्कुल ऐसा ही आप Ag2S के निक्षालन में पढ़ चुके हो। सोने का संकुल लवण बनता है, वह अशुद्धियां अविलेय रह जाती हैं, अविलेय रह जाती हैं, जिन्हें छानकर पृथक कर लेते हैं। जिन्हें छानकर पृथक कर लेते हैं। अशुद्धियाँ अविलेय रह जाती हैं, जिन्हें छानकर अलग कर लेते हैं। अब शेष विलयन में क्या डालोगे, जिंक धातु। जिंक धातु डालने पर, शेष विलयन में जिंक धातु डालने पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, Au धातु अवक्षेपित हो जाती है। तो ये पढ़ा हमने सोने का निक्षालन, क्लियर। बिल्कुल रिएक्शन जो है ये Ag2S से मैच कर रही है। तो एक काम करो दोस्तों, फटाफट वीडियो को पॉज करो और इन्हें नोट करो। ठीक है, पेपर में आ जाए सोने का निक्षालन आप लिख सकते हो बहुत ही आसानी से। फटाफट वीडियो को पॉज करके इसे नोट करो, हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया, अब आगे सुनो मेरी बात। तो अब हम धातु कर्म के 4 पद थे, आपको ध्यान हो तो। पहला पद था अयस्क को तोड़ना व पीटना, जिसे हम पढ़ चुके हैं। दूसरा पद था अयस्क का सांद्रण, जिसकी हम 4 विधियां पढ़ चुके हैं, गुरुत्व पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण, झाग प्लवन और ये लास्ट में निक्षालन। अब हम पढ़ेंगे तीसरा पद, सांद्रित अयस्क से अशुद्ध धातु की प्राप्ति। ये 3rd स्टेप था अपना, ठीक है। तो अब हम 3rd स्टेप की ओर बढ़ रहे हैं। तो तीसरा पद है हमारा सांद्रित अयस्क से अशुद्ध धातु की प्राप्ति। समझते चलो, चैप्टर समझने का है। अशुद्ध धातु की प्राप्ति,
ये अपना नेक्स्ट स्टेप है। अब हम अयस्क का सांद्रण हो चुका है, अब उससे अशुद्ध धातु की प्राप्ति करेंगे। अब मेरी बात सुनो, सांद्रित अयस्क से अशुद्ध धातु की प्राप्ति 2 पदों में होती है। मतलब ये पद जो है ये भी 2 पदों में संपन्न होता है। सांद्रित अयस्क से अशुद्ध धातु प्राप्त करेंगे हम। अब अपना तीसरा काम ये है, अयस्क चूर्णित हो गया, अयस्क का सांद्रण हो गया। अब सांद्रित अयस्क से अशुद्ध धातु की प्राप्ति करेंगे और यह पद कितने पदों में संपन्न होगा? 2 पदों में। पहले सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे, फिर धातु ऑक्साइड से हमें प्राप्त होगी धातु, जो कि कैसी होगी? अशुद्ध। ठीक है, तो हम आगे लिख सकते हैं, यह पद 2 पदों में संपन्न होता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये पद मतलब सांद्रित अयस्क से अशुद्ध धातु की प्राप्ति 2 पदों में होती है, जिसमें पहला पद है ए, सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन। सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन। और दूसरा पद है धातु ऑक्साइड से धातु की प्राप्ति, अशुद्ध धातु की प्राप्ति। धातु ऑक्साइड से अशुद्ध धातु की प्राप्ति। बात को समझ लो, तो 2 पदों में बांट दिया ना मैंने इस पद को। पहले सांद्रित अयस्क जो इसका सांद्रण तो आप कर चुके हो, पहले सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करोगे और फिर धातु ऑक्साइड से अशुद्ध धातु की प्राप्ति करोगे। क्लियर? अच्छा, तो हमको अब पढ़ेंगे सबसे पहले ए पद, जो है सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन। पहले ये पद पढ़ेंगे हम, सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो और समझो। सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन करने के लिए 2 विधियां प्रयुक्त की जाती हैं। एक है निस्तापन और एक है भर्जन। ठीक है, मतलब 2 विधि पढ़ोगे। अपने अयस्क का हम सांद्रण कर चुके हैं, अब सांद्रित होने के बाद अयस्क को हम किस में परिवर्तित करेंगे? समझो हर चीज को, किस में परिवर्तित करेंगे? धातु ऑक्साइड में। और धातु ऑक्साइड में सांद्रित अयस्क को परिवर्तित करने के लिए हमारे पास 2 विधियां हैं, एक है निस्तापन और एक है भर्जन। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सांद्रित अयस्क को किस में परिवर्तित करने के लिए? धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करने की 2 विधियां हैं। 2 विधियां हैं। ठीक है, एक है निस्तापन और दूसरी विधि कौन सी है? भर्जन। तो हम ये दोनों विधि पढ़ेंगे, पहले निस्तापन और भर्जन। अच्छा, अयस्क के सांद्रण की कितनी विधियां थी? 4। और सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करने की कितनी विधियां हैं? 2, एक निस्तापन और एक भर्जन। ठीक है, तो आप पहले यहां तक नोट कर लो, फिर हम निस्तापन और भर्जन पढ़ते हैं। पढ़ो फटाफट नोट, वीडियो को पॉज करो। ठीक है, तो अगली हेडिंग है अपनी निस्तापन और फिर हम पढ़ेंगे भर्जन के बारे में। चलो दोस्तों, पहले निस्तापन की बात कर लेते हैं। देखो सामने निस्तापन, सुनो मेरी बात, ये निस्तापन की क्रिया एक परावर्तनी भट्टी में की जाती है। ठीक है, मतलब
आप समझो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि इस विधि में जो ये निस्तापन है, इसमें परावर्तनी भट्टी काम में लेते हैं। परावर्तनी भट्टी कैसी होती है इसको मैं अभी इसके बाद ही पढ़ाऊँगा आपको। तो ये याद रखो कि निस्तापन की क्रिया कौन सी भट्टी में कराई जाती है? परावर्तनी भट्टी में। और करते क्या हैं इस विधि में? परावर्तनी भट्टी में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। सुना मैंने क्या कहा? इस विधि में सांद्रित अयस्क को परावर्तनी भट्टी में उसके गलनांक, मतलब जिस ताप पर वो पिघलता है उससे कम ताप पर गर्म करते हैं। तो मैं ये बात लिख रहा हूं, ढंग से समझ लो, आप भी याद कर लो। इस विधि में सांद्रित अयस्क को परावर्तनी भट्टी में, कौन सी भट्टी में? परावर्तनी भट्टी में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं। क्लियर? तो ये विधि है तुम्हारी निस्तापन, जो परावर्तनी भट्टी में होती है। इस विधि में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं। कम ताप पर गर्म करते हैं वायु की अनुपस्थिति में। ध्यान रख लेना, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। ठीक है? अच्छा, ये विधि जो है कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट अयस्क समझ गए, जिनमें CO3 हो, जैसे FeCO3 आया था कहीं, ध्यान है? कार्बोनेट अयस्क, हाइड्रोक्साइड अयस्क, हाइड्रोक्साइड अयस्क उन्हें बोलेंगे जिनमें OH हो। वह जल योजित ऑक्साइड अयस्क, तीन चीज कही मैंने, ये विधि कार्बोनेट अयस्क, हाइड्रोक्साइड अयस्क व जल योजित ऑक्साइड अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। मतलब मैं ये कहूँ, अगर आपके पास सांद्रित अयस्क है, कार्बोनेट अयस्क है, या हाइड्रोक्साइड अयस्क है, या जल योजित ऑक्साइड अयस्क है, तो उनको धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए ये विधि प्रयुक्त की जाती है। तो हम कह सकते हैं यह विधि कार्बोनेट अयस्कों, ध्यान कर लो ढंग से, कौन से अयस्कों? कार्बोनेट अयस्कों, कोमा हाइड्रोक्साइड अयस्कों, व जल योजित ऑक्साइड अयस्कों, मतलब जल जुड़े हुए ऑक्साइड अयस्कों को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो ये बात याद रखो, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो नीचे, जैसे आपके पास कोई कार्बोनेट अयस्क है, मान लो FeCO3 है, ठीक है? कोई कार्बोनेट अयस्क है FeCO3, कुछ भी लिख लो, ZnCO3, ध्यान होगा ये कैलामिन। तो कार्बोनेट अयस्क लेना है, उसको आपको गर्म करना है वायु की अनुपस्थिति में परावर्तनी भट्टी में, ठीक है? तो ZnO बन जाएगा और CO2 गैस पृथक हो जाएगी। तो आप देखो कार्बोनेट अयस्क धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो तो गया, है ना? अच्छा, आपके पास कोई हाइड्रोक्साइड अयस्क है, जैसे मैंने लिखा AlOH का होल थ्राइस, और इसको आप गर्म करोगे तो बनेगा Al2O3 प्लस H2O, ठीक है? 3H2O। तो देखो हाइड्रोक्साइड अयस्क को गर्म करने पर वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्साइड अयस्क में, धातु ऑक्साइड में।
अगर आपके पास ये तो कार्बोनेट अयस्क हो गया, ये हाइड्रोक्साइड अयस्क हो गया। अब ऐसे ही मैं लिख देता हूं जैसे जल योजित, अब ये है जल योजित ऑक्साइड अयस्क। इसको भी गर्म करोगे तो जल दूर हो जाएगा और ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, धातु ऑक्साइड में। तो आप समझ जाओ कार्बोनेट अयस्क, हाइड्रोक्साइड अयस्क और जल योजित ऑक्साइड अयस्कों को ऑक्साइड में, धातु ऑक्साइड में, धातु और ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए ये विधि प्रयुक्त की जाती है। बड़ी सिंपल विधि, सिंपल, कुछ भी कठिन नहीं है। फटाफट दोस्तों वीडियो को पॉज करके इसे नोट करो। कर लिया, समझ में आ गया? एक बार और सुन लो फिर हम मिटा देते हैं। निस्तापन, ये विधि क्या काम आती है? तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करने के काम आती है। ये विधि कौन सी भट्टी में होती है? तो परावर्तनी भट्टी में। इस विधि में अयस्क को गलनांक से कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। यह विधि कौन कौन से अयस्कों के लिए काम में ली जाती है? कार्बोनेट अयस्क, हाइड्रोक्साइड अयस्क और जल योजित धातु ऑक्साइड अयस्कों को के लिए। क्लियर? अब इसके बाद हम पढ़ेंगे भर्जन। ये तो निस्तापन थी नंबर 1। अब भर्जन की बात करते हैं। देखो सामने भर्जन नंबर 2। इस विधि में सांद्रित अयस्क को परावर्तनी भट्टी में ही गर्म करते हैं। मतलब परावर्तनी भट्टी निस्तापन के लिए भी प्रयुक्त होती है और परावर्तनी भट्टी भर्जन के लिए भी प्रयुक्त होती है। तो हमें परावर्तनी भट्टी लेनी है और अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर ही गर्म करना है, पर वायु की उपस्थिति में। थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब इस लाइन को पढ़ लो, आप समझ में आ जाएगी। मतलब इस विधि में भर्जन में सांद्रित अयस्क को परावर्तनी भट्टी में उसके गलनांक से कम ताप पर ही गर्म करते हैं, पर थोड़ा सा चेंज है। वायु की अनुपस्थिति की जगह क्या रखेंगे? आपके वायु की उपस्थिति। और यह विधि सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त की जाती है। भर्जन कौन से अयस्कों के लिए? सल्फाइड अयस्कों। सल्फाइड अयस्क जानते हैं जिनमें सल्फर होता है। तो यह विधि सल्फाइड अयस्कों को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। क्लियर कर लो। निस्तापन वायु की अनुपस्थिति में होता है, भर्जन वायु की उपस्थिति में। भर्जन सल्फाइड अयस्कों के लिए काम आता है। देखो इधर, जैसे मैंने लिखा PbS, ये एक सल्फाइड अयस्क है, गैलेना। Pb धातु का अयस्क है। इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस है ही है, परावर्तनी भट्टी में ही गर्म करेंगे, वायु आ गई तो ऑक्सीजन गैस आ गई, तो ये बन जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा PbO में। समझ गए? और SO2 गैस मुक्त हो जाएगी। मेरी बात समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसको बैलेंस कर लेते हैं। 2, 3, 2 और 2, शायद बैलेंस हो गई होगी। ठीक है। ऐसे ही मान लो तुम्हारे पास जिंक सल्फाइड है, जिंक ब्लेंड बोलते हैं इसको, ZnS। तो बिल्कुल ऐसे ही इसे भी वायु की उपस्थिति में गर्म करो, ZnS बन जाएगा, संग में SO2 गैस। तो सल्फाइड अयस्कों के लिए विधि काम आती है। इसमें सल्फाइड अयस्कों को गर्म करते हैं वायु की उपस्थिति में और सल्फाइड अयस्क कन्वर्ट हो जाते हैं धातु ऑक्साइड में। क्लियर? आई समझ में? नहीं आई? आ गई होगी। फटाफट वीडियो को पॉज करो और नोट करो। टाइम कम लगाओ, चैप्टर जल्दी कंप्लीट करना है ये। फटाफट नोट करो। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे परावर्तनी भट्टी के बारे में, जिसका नाम 2 बार आया है।
भाई भर्जन और निस्तापन दोनों ही क्रिया परावर्तनी भट्टी में होती हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा, हम कौन सी भट्टी पढ़ेंगे? परावर्तनी भट्टी। ठीक है, तो सांद्रित अयस्क जो है उसके निस्तापन व भर्जन के लिए परावर्तनी भट्टी प्रयुक्त की जाती है। मतलब निस्तापन व भर्जन की क्रिया जो होती है ये परावर्तनी भट्टी में होती है। ठीक है, परावर्तनी भट्टी जो होता है ये कैसी होती है इसके बारे में देखो। परावर्तनी भट्टी का जो तल होता है, ये तल मान लो, उसका तल मतलब पैंदा, उसमें अयस्क रखा जाता है। अयस्क को कहाँ रखेंगे? परावर्तनी भट्टी के पैंदे में। क्लियर? अच्छा, परावर्तनी भट्टी की जो छत होती है वो मेहराबदार होती है। मेहराबदार छत होती है। मेहराबदार का मतलब समझ गए? मेहराबदार का मतलब अवतल छत, इस तरह की ये छत जो है मेहराबदार छत है। मेहराबदार छत, मेहराबदार मतलब अवतल, इस शेप की होती है। ठीक है, अच्छा, ईंधन यहां होगा, ईंधन यहां ईंधन जलेगा। ठीक है, ये क्या जल रहा है यहाँ पर? क्या है ये? ईंधन। मतलब दोनों एक दूसरे के संपर्क में नहीं होंगे परावर्तनी भट्टी में। नॉर्मल अपनी भट्टी होती है उसमें क्या होता है, ईंधन के ऊपर रखा रहता है अयस्क, मतलब ये एक दूसरे के संपर्क में होते हैं। पर परावर्तनी भट्टी में ईंधन और अयस्क दोनों अलग अलग स्थान पर होते हैं, एक दूसरे के संपर्क में नहीं होते। क्लियर? अच्छा, इस भट्टी में होता क्या है, ईंधन गर्म होता है, ये ईंधन जलता है तो वायु गर्म होती है, इसमें अंदर जो वायु है, ये गर्म वायु कहाँ जाकर के टकराती है? मेहराबदार छत से गर्म वायु है। ठीक है, ईंधन जल रहा है, वायु गर्म होगी और मेहराबदार छत से टकराएगी और वहां से परावर्तित हो रही है और परावर्तित होकर किसको गर्म करेगी? अयस्क को। मतलब अयस्क डायरेक्ट गर्म नहीं होगा, अयस्क ईंधन के ऊपर नहीं रखा है, इसमें दोनों अलग अलग स्थान पर रखे हैं। जब ईंधन जलता है तो ये वायु को गर्म करता है और गर्म वायु इस छत से, ये छत बनाई इस तरह से गई है कि वायु परावर्तित होकर के, गर्म वायु परावर्तित होकर के ईंधन को, इसको अयस्क को गर्म करती है। सही है, और यहाँ से ये वायु बाहर निकल जाती है। तो यहाँ वायु गर्म हुई और गर्म वायु यहाँ से बाहर निकलेगी, है ना? समझ लो ढंग से। अच्छा, ये जो दीवार है ना इसकी, इसमें छिद्र होते हैं जिससे वायु एंटर कर सके। अच्छा, जब आप निस्तापन की क्रिया करते हो तो इन छिद्रों को बंद कर देते हो, तब तो वायु की अनुपस्थिति। और अगर भर्जन आप कराते हो, भाई दोनों में ही परावर्तनी भट्टी काम आती है, तो ये छिद्र खुले रखते हैं। तो जो मेहराबदार छत होती है इसमें छिद्र होते हैं, निस्तापन करते हैं तो छिद्रों को बंद कर देते हैं और भर्जन की क्रिया में इन छिद्रों को क्या रखते हैं? खुला। तो ऐसी कोई कठिन चीज़ है ही नहीं। इसके डायग्राम और बढ़िया बनाना है तो इसे भी डबल लाइन कर लो, समझ गए ना मेरी बात है? सिंपल इस तरह का पेपर में डायग्राम आप बनाया, कुछ भी नहीं है, बहुत सरल डायग्राम है इसका। ये परावर्तनी भट्टी है, इस तरह की होती है। तो आपने परावर्तनी भट्टी के बारे में क्या सीखा? एक बार मैं बोल रहा हूँ, आप दोबारा सुन लो पूरी बातों को। परावर्तनी भट्टी के बारे में बोल रहा हूँ तो मैं सुनो, मेरी बात, ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान दो, आप इसको देखते रहो। मैं बोल रहा हूँ निस्तापन व भर्जन की क्रिया परावर्तनी भट्टी में की जाती है, सही बात है। निस्तापन और भर्जन की क्रिया दोस्तों कौन सी भट्टी में होती है? परावर्तनी भट्टी में। परावर्तनी भट्टी में सांद्रित अयस्क को भट्टी के तल पर रखा जाता है। क्लियर? अच्छा, भट्टी की छत कैसी होती है? मेहराबदार होती है। परावर्तनी भट्टी में ईंधन व अयस्क को अलग अलग रखा जाता है। ईंधन का अयस्क के साथ डायरेक्ट संपर्क नहीं होता है। संपर्क कहाँ है? डायरेक्ट।
ईंधन और अयस्क का डायरेक्ट संपर्क नहीं होता है। परावर्तनी भट्टी में जो मेहराबदार छत है इसमें छिद्र होते हैं वायु के लिए। निस्तापन की क्रिया के दौरान ये छिद्र बंद कर दिए जाते हैं और भर्जन में इन छिद्रों को खुला रखा जाता है। तो इस तरह से हम परावर्तनी भट्टी के बारे में पढ़ सकते हैं। पहले एक काम करो, परावर्तनी भट्टी की हेडिंग डालो। पहले मैं बोलता हूँ, पहले आप लिखना, फिर इसका डायग्राम बनाना। पेपर में आ सकता है इसका नामांकित चित्र, ठीक है। इसमें से चैप्टर 2 नंबर का है, 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से। तो आपसे पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसका डायग्राम बनवा ले। तो पहले आप हेडिंग डालो परावर्तनी भट्टी, मैं बोलता हूँ आप लिखो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। डालो हेडिंग परावर्तनी भट्टी, लिखो, डाल दी हेडिंग, लिखो। निस्तापन में भर्जन की क्रिया में, निस्तापन में भर्जन की क्रिया में परावर्तनी भट्टी प्रयुक्त की जाती है। परावर्तनी भट्टी प्रयुक्त की जाती है। आगे लिखो, परावर्तनी भट्टी में सांद्रित अयस्क को, परावर्तनी भट्टी में सांद्रित अयस्क को भट्टी के तल पर रखा जाता है। भट्टी के तल पर रखा जाता है। आगे लिखो, भट्टी की छत मेहराबदार होती है। मेहराबदार कोष्टक में लिख लेना अवतल। भट्टी की छत मेहराबदार, ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है, कोष्टक में लिख लेना अवतल होती है। आगे लिखो, परावर्तनी भट्टी में, परावर्तनी भट्टी में ईंधन व अयस्क को, ईंधन व अयस्क को अलग अलग स्थान पर रखा जाता है। ईंधन व अयस्क को अलग अलग स्थान पर रखा जाता है। आगे लिखो, ईंधन का अयस्क से, ईंधन का अयस्क से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता है। दोबारा बोलता हूं, ईंधन का अयस्क से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता है। आगे लिखो, ईंधन के जलने पर गर्म हुई हवा, ईंधन के जलने पर गर्म हुई हवा मेहराबदार छत से परावर्तित होकर, मेहराबदार छत से परावर्तित होकर अयस्क को गर्म करती है, अयस्क को गर्म करती है। आगे लिखो, परावर्तनी भट्टी में, परावर्तनी भट्टी में मेहराबदार छत में छिद्र होते हैं, मेहराबदार छत में छिद्र होते हैं, जिनसे, जिनसे परावर्तनी भट्टी के अंदर, जिनसे परावर्तनी भट्टी के अंदर वायु प्रवेश करती है, वायु प्रवेश करती है। आगे लिखो, निस्तापन के दौरान इन छिद्रों को, निस्तापन के दौरान इन छिद्रों को बंद रखा जाता है, बंद रखा जाता है, जबकि, जबकि भर्जन के दौरान, भर्जन के दौरान इन छिद्रों को खुला रखा जाता है, इन छिद्रों को खुला रह जाता है, रखा जाता है। अब एक काम करो, ब्लैक बोर्ड पर से इस डायग्राम को बना लो, वीडियो को पॉज करके, फटाफट वीडियो को पॉज करो और ब्लैक बोर्ड पर से इस डायग्राम को नोट कर लो। अब बात को आगे समझो। अब देखो, अब अपना अयस्क कहाँ तक पहुँच चुका है। सबसे पहले अयस्क जमीन से निकला, समझना मेरी बात को। सबसे पहले उसका चूर्णीकरण किया, फिर उसका सांद्रण किया, फिर निस्तापन और भर्जन की सहायता से उसको हमने धातु ऑक्साइड में परिवर्तित कर लिया, ठीक है।
अब हमारा अयस्क इस जगह पर है धातु ऑक्साइड पर, अयस्क का धातु ऑक्साइड बन चुका है। ठीक है, अब बात को ढंग से समझना। इसके आगे अयस्क का क्या बन चुका है? धातु ऑक्साइड। अच्छा, अब इस धातु ऑक्साइड में हम एक तो गालक मिलाते हैं और एक अपचायक मिलाते हैं, दो चीज मिलाते हैं। बड़े ध्यान से देखो और समझो, आगे की रणभूमि यहीं बनेगी, आगे की भूमिका चैप्टर में वो अब बनेगी। धातु ऑक्साइड बन गया, इस पर दो चीज मिलाई, गालक और अपचायक। अपचायक क्या करता है? धातु ऑक्साइड को धातु में परिवर्तित कर देता है। जैसे देखो, धातु ऑक्साइड जेडेनो से जेडेन बने, है ना, तो ये अपचायक कर रहा है। अपचायक क्या करता है? दूसरे का अपचयन। अपचायक वह होता है जो दूसरे का अपचयन करे। यहाँ जेडेनो का में जेडेन का ऑक्सीकरणांक +2 है, +2 से 0 हो रहा है। तो धातु ऑक्साइड से जेडेनो से जिंक बन रहा है, तो धातु ऑक्साइड का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। और ये काम क्या कौन करता है? अपचायक। तो अपचायक धातु ऑक्साइड को अपचयित करता है, जिससे तो धातु बन जाती है। और गालक क्या करता है? जो इसमें अशुद्धियां हैं, लड़का कहता है अशुद्धियां तो दूर हो गई, मैंने कहा अशुद्धियां तो लास्ट तक दूर नहीं होती हैं, जब भी तो लास्ट में धातु का क्या करते हैं? शुद्धिकरण। और गालक क्या करता है? जो अशुद्धियां हैं इसमें, उनसे क्रिया करके नहीं धातु मल बनाता है। बात को ढंग से सुन लो, मतलब धातु ऑक्साइड के साथ हमने दो चीज काम में लिए। अपचायक तो इस पर काम करेगा, अपचायक तो धातु ऑक्साइड को धातु में परिवर्तित करेगा, और गालक जो इसके अंदर अशुद्धियां हैं, गालक अशुद्धियों से क्रिया करके क्या बनाता है? धातु मल। ठीक है, तो अब बात को समझो। हम पढ़ेंगे पहले किसके बारे में? गालक के बारे में। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक किसके बारे में है? गालक के बारे में। भाई अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो पहले गालक के बारे में हमें इतना तो समझ में आ गया, गालक क्या होता है। गालक वह पदार्थ है जो धातु ऑक्साइड के साथ जो अशुद्धियां हैं उनसे क्रिया करता है। गालक अशुद्धियों से क्रिया करता है। गालक क्या होता है? अब ढंग से सुनो। निस्तापन या भर्जन के पश्चात धातु ऑक्साइड में उपस्थित अशुद्धियों को हटाने के लिए, निस्तापन और भर्जन के बाद धातु ऑक्साइड में उपस्थित जो अशुद्धि हैं उनको हटाने के लिए जो पदार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं, वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? गालक कहलाते हैं। ठीक है, तो एक एक बात को तसल्ली से समझो, और लिखता हूं मैं, जो समझते चलो आप। निस्तापन व भर्जन के पश्चात निस्तापन और भर्जन के पश्चात क्या बन जाएगा? धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड में उपस्थित अशुद्धियों को हटाने के लिए, निस्तापन में भर्जन के पश्चात धातु ऑक्साइड में उपस्थित अशुद्धियों को हटाने के लिए जो पदार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं, भाई ये धातु मल बनाते हैं, आपको पता ही है। गालक अशुद्धियों से तो क्रिया करते हैं। जो पदार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं, जो पदार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें धातु मल कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु मल। क्लियर कर लो। हाँ, गलत लिख दिया। उन्हें गालक कहते हैं, गालक। तो गालक वे पदार्थ हैं जो अशुद्धियों को हटाने के लिए काम आते हैं। अच्छा, गालक किससे क्रिया करते हैं? गालक अशुद्धियों से क्रिया कर हल्का और गलनीय
गलनीय मतलब पिघला हुआ। धातु मल बनाते हैं। धातु मल हल्का बंद होता है, बिल्कुल हल्का, और जो धातु बनती है उस पर तैरता रहता है। धातु बनती है, ध्यान करो, थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था धातु ऑक्साइड, उसमें अपन ने क्या मिलाया, गालक, और क्या मिलाया, अपचायक। तो धातु बनेगी ना, और ये जो बनेगा धातुमल, अशुद्धियों के साथ गालक क्रिया करके धातुमल बनाएगा। तो धातुमल हल्का होता है, गलनीय पिघला हुआ होता है, और ये धातु पर तैरता रहता है। हल्का गलनीय धातुमल बनाती हैं। गालक अशुद्धियों से क्रिया कर हल्का गलनीय धातुमल बनाता है, जो धातु पर तैरता रहता है। धातु बनेगी ना, उस पर तैरता रहेगा ऊपर, तो हट जाएगा, ये हटा लेंगे फिर इसको आराम से। जो धातु पर तैरता रहता है, समझो हर चीज को, दिमाग से समझो, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। जो गालक है वे तुम्हारे दो प्रकार के होते हैं, उसको आगे लिखेंगे। यहां तक क्लियर है क्या? क्लियर? दोबारा सुन लो, क्लियर कर लो दिमाग में। देखो, धातु ऑक्साइड बन चुका है तुम्हारा। अब धातु ऑक्साइड में जो अशुद्धियां हैं उनको हटाने के लिए किसको काम में लेते हैं? गालक। गालक अशुद्धियों से क्रिया करके बिल्कुल हल्के पिघला हुआ धातुमल बनाते हैं, जो तैरता रहता है किस पर? धातु के ऊपर। अब धातु पर तैरता रहेगा तो इसको हटा लेंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, गालक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं क्षारीय गालक और एक होते हैं अम्लीय गालक, ठीक है। तो इससे पहले आप इसे नोट करो, फिर आपको समझाता हूं आगे। अरे नोट कर लो। हाँ, ये नोट कर लिया। अब आगे देखो, देखो गालक के बारे में और पढ़ते हैं। गालक दो प्रकार के होते हैं। अब ये तो आप समझ गए कि गालक क्या होते हैं। गालक जो है ये अशुद्धियों से क्रिया करके हल्की और गलनीय धातु मल का निर्माण करते हैं, जो धातु पर तैरता रहता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो आगे। अब बात करते हैं गालक के प्रकार। ढंग से समझना, ढंग से पढ़ो, चैप्टर को रटो नहीं। चैप्टर भले थ्योरेटिकल है पर बहुत ही शानदार चैप्टर है, समझने का चैप्टर है। दोस्तों, जो गालक है दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं नंबर एक क्षारीय गालक। ढंग से सुनो और समझना। मैंने कहा आपसे गालक दो प्रकार के हैं, एक क्षारीय गालक और एक अम्लीय गालक। यदि अयस्क में अम्लीय अशुद्धियां हैं तो उन्हें दूर करने के लिए क्षारीय गालक प्रयुक्त करेंगे, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, यदि अयस्क मतलब धातु ऑक्साइड, यदि धातु ऑक्साइड में अम्लीय अशुद्धियां हैं, अम्लीय अशुद्धियां जैसे एक आध अम्लीय अशुद्धि लिख देता हूं, SiO2, इसको तो जानते होंगे, मिट्टी, सिलिका। देखो मिट्टी तो रहेगी, है ना, और मिट्टी एक अम्लीय अशुद्धि है, समझ रहे हो मेरी बात। SiO2 जो होती है वो कैसी प्रकृति की होती है? अम्लीय। कभी तुमने सुना भी होगा अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, तो SiO2 अधातु का ऑक्साइड है, अम्लीय प्रकृति का होता है कुल मिलाकर के। P4O10 आदि। P4O10 फास्फोरस अधातु है, ये फास्फोरस का ऑक्साइड है, और अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः कैसे होते हैं? अम्लीय। ये दोनों अम्लीय प्रकृति के हैं और ये अशुद्धियां हैं। यदि धातु ऑक्साइड में अम्लीय अशुद्धियां जैसे SiO2, P4O10 आदि उपस्थित हैं तो इन्हें हटाने के लिए क्षारीय गालक काम आएंगे।
अगर अम्लीय अशुद्धियां हैं धातु ऑक्साइड में तो क्षारीय गालक काम में लेते हैं। तो इन्हें हटाने के लिए क्षारीय गालक जैसे CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, MgO आदि प्रयुक्त करते हैं। बात को बारीकी से समझो, बारीकी से पकड़ो। देखो, कैल्शियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है, और धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय। और अधातु के ऑक्साइड कैसे हैं? अम्लीय। अगर इनकी अशुद्धि है, जैसे धातु ऑक्साइड में अम्लीय अशुद्धि है, जैसे SiO2 की, P4O10 की, तो क्षारीय गालक काम में लोगे। क्षारीय गालक कौन से? CaO और MgO। अशुद्धि को देखोगे आप, अगर अशुद्धि है SiO2 या P4O10 की, तो ये तो अम्लीय अशुद्धियां हैं, तो इस समय क्षारीय गालक काम आएंगे, CaO, MgO वगैरह। कैसे काम आएंगे देख लो। जैसे ये तुम्हारी अशुद्धि है SiO2 की, कैसी अशुद्धि है ललाओ? ये अम्लीय अशुद्धि, ठीक है। SiO2 अम्लीय अशुद्धि है, तो क्षारीय गालक काम में लोगे आप, CaO। ये कौन है? क्षारीय गालक, ब्लैक बोर्ड पे लिख भी रहा है। तो जब अशुद्धि और क्षारीय गालक आपस में क्रिया करेंगे तो बनेगा धातु मल, CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट। ये धातु मल है जो हल्का है और धातु पर तैरता रहेगा। अच्छा, मान लो अशुद्धि P4O10 की है, तो P4O10 भी अम्लीय अशुद्धि है। बात को बड़ी बारीकी से पकड़ो, तो भी आप क्षारीय गालक काम में लोगे। जैसे MgO काम में ले सकते हो, CO काम में ले सकते हो। बैलेंस कर देता हूँ, तो बनेगा Mg3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, अब बैलेंस है ये, सही है। ये बना मैग्नीशियम फास्फेट, ये भी धातुमल है। और MgO कौन है? क्षारीय गालक। तो सिंपल बात मैं इतना सा कहना चाह रहा हूं भाइयों, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? यदि धातु ऑक्साइड में अम्लीय अशुद्धि है तो क्षारीय गालक, क्षारीय गालक कौन कौन से उदाहरण है क्षारीय गालक के? CaO और MgO काम में लोगे, तो क्षारीय गालक अम्लीय अशुद्धि से क्रिया करके धातुमल बना लेगा। क्लियर? अरे क्लियर। एक बात और बता देता हूँ, धातुमल जो होता है यह धातु सिलिकेट या धातु फास्फेट होता है। ये मैग्नीशियम फास्फेट है ना, तो धातुमल क्या है? धातुमल धातु सिलिकेट या धातु फास्फेट होता है। क्लियर? अच्छा, अब उल्टा समझ लेना, इसको पहले नोट करो, फिर आगे और बढ़ते हैं, आगे और समझते हैं। वीडियो को फटाफट पॉज करके नोट करो। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर 2। कौन सा गालक? अम्लीय गालक। मैंने कहा गालक 2 प्रकार के होते हैं, तो अगला कौन सा है? अम्लीय गालक। ठीक है, यदि धातु ऑक्साइड में कैसी अशुद्धि हो? क्षारीय अशुद्धि। समझ गए? कैसी अशुद्धि हो? क्षारीय अशुद्धि। जैसे FeO, ये क्षारीय अशुद्धि है। धातु ऑक्साइड में बार बार कह रहा हूं क्षारीय होते हैं। क्षारीय अशुद्धि जैसे FeO उपस्थित है, तो इन्हें हटाने के लिए कौन सा गालक काम आएगा? अम्लीय गालक। और अम्लीय गालक कौन सा? SiO2। भरमार है मिट्टी की। तो अब के देखो, जब पहले SiO2 क्या थी? अशुद्धि थी, अम्लीय अशुद्धि थी ना। अब ये अम्लीय गालक बन गया। डिपेंड कर रहा है कि अशुद्धि कैसी हो। धातु के अंदर अगर अशुद्धि क्षारीय है तो हम अम्लीय गालक SiO2 प्रयुक्त करेंगे। और कोई लड़का कह रहा है साहब P4O10 ले लें, तो मैंने कि बेटा गधा है क्या तू? मिट्टी की कमी नहीं है, फ्री में मिल रही है, तो मिट्टी तो काम में लेंगे। P4O10 क्यों काम में लेंगे हम? क्लियर? अब ये थोड़ा सा चेंज हो गया। देखो इधर रिएक्शन लिखता हूं। आपके अशुद्धि किसकी है? FeO की।
अशुद्धि FeO की, मतलब कैसी अशुद्धि है आपके? क्षारीय। जब क्षारीय अशुद्धि है तो अम्लीय गालक काम आएगा। कौन? SiO2। ये मिलाओगे आप तो क्या बनेगा? FeSiO3, जो कौन है? जो धातु मल है। मेरी बात क्लियर कर रहे हो? तो डिपेंड करेगा अशुद्धि पर। तो आप तो डायरेक्ट याद रखो, क्षारीय गालक के उदाहरण Ca और MgO, अम्लीय गालक के उदाहरण SiO2। अगर अशुद्धि क्षारीय है तो अम्लीय गालक काम में लोगे, अगर अशुद्धि अम्लीय है तो क्षारीय गालक काम में लोगे, अशुद्धि क्षारीय है तो अम्लीय गालक। क्लियर? और हल्का एक बात और लिख देता हूं मैं, ढंग से मुझे भूल याद रही रहेगी पीछे। धातु मल क्या होते हैं? धातु मल धातु सिलिकेट या धातु फास्फेट होते हैं। ये आयरन सिलिकेट है, तो धातु मल धातु सिलिकेट या धातु फास्फेट होते हैं। जैसे मैग्नीशियम फास्फेट लिख रहा था। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, नोट करो, फिर आगे बात करते हैं आपसे। कर लिया नोट? अब मेरी बात सुनो। तो हम पढ़ चुके हैं सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन, निस्तापन और भर्जन, गालक पढ़ लिया। अब क्या पढ़ोगे? धातु ऑक्साइड से अशुद्ध धातु की प्राप्ति। मैंने ध्यान करो, तीसरा पद 2 पदों में बांटा था। सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन, और अब पढ़ोगे उसके बाद धातु ऑक्साइड से अशुद्ध धातु की प्राप्ति। यही आएगा ना? अरे बी तो आएगा, ए तो पढ़ा था आपने। कौन सा? सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन, निस्तापन और भर्जन पढ़ लिया, बीच में गालक पढ़ लिए। तो अब यही तो पढ़ोगे, धातु ऑक्साइड से, बी है शायद ये, है ना, अशुद्ध धातु की प्राप्ति। तो धातु ऑक्साइड से पढ़ोगे अशुद्ध धातु की प्राप्ति। देखो चैप्टर एक सिस्टम से चल रहा है, ये एक के बाद अगला स्टेप, एक के बाद अगला स्टेप, एक के बाद ऐसा नहीं है उलूल जुलूल, कोई चैप्टर कहीं से कुछ घुसा दिया, कहीं से कुछ घुसा दिया, ऐसा नहीं। सिस्टम है एक इसमें। ठीक है, और इसको हम, बड़ा टॉपिक है, आप नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत बड़ा लेंथी हो जाएगा और फिर अधूरा छूट जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो इसको हम कल पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आई, लाइक और कमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक बड़ा है, नहीं होगा आज तो अगली वीडियो में देखते हैं।